मित्रों नमस्कार, मैं राम सिंह आज आपके सामने बहुचर्चित एक विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ये विषय हम सब के सामने टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से आपके सामने आ रहा होगा। कुछ लोगों ने इसको मात्र एक समाचार समझ करके पढ़ा और भूल गए, लेकिन ये अपने आप में, ये खबर अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देती है। कैसा संदेश? कि एक व्यक्ति जो बाल्यकाल से ही अपना जीवन जिस तरह ढालता है, अंतिम परिणति कैसी होती है ये उससे पता लगता है। एक तांगा चलाने वाला हाजी फिरोज कैसे एक गांव में अपना जीवन यापन करता है, हाजी होने के बाद भी अपराधी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता। मैंने ऐसा सुना है कि जब व्यक्ति हज करके आता है और हाजी और कहलाने लगता है तो बुरी आदतें छोड़ देता है, अल्लाह के नेक काम में लग जाता है। लेकिन हाजी फिरोज के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसने वो अपने गलत काम नहीं छोड़े और उसी रास्ते पर उसका एक 18 वर्षीय बेटा चल पड़ा। हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरे बेटे का जीवन मुझसे अच्छा हो, जिन संकटों का मैंने सामना किया है मेरा बेटा उससे अच्छा जीवन जिए। तो मित्रों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हाजी फिरोज ने अपने बेटे अतीक अहमद के साथ न्याय किया? मुझे लगता है आप में से 99% लोग करेंगे नहीं। मैं भी आपकी श्रेणी में हूँ। एक सामान्य बच्चा कभी गलती से जब किसी के घर से पैसा चुराता है, कोई सामान चुरा कर लाता है, तो जब वो चुरा कर सामान घर लाता है, हमारे भी बच्चे जब स्कूल से कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, पेन ये चुरा कर लाते हैं और माँ बाप उसको देख लेते हैं, बड़ा भाई बहन देख लेते हैं, तो क्या कहते हैं? चोर बनेगा क्या तू? क्यों चुरा कर लाया तू? और 2 चपत लगाते हैं खींच करके उसके कान पर। आगे से वो ऐसे काम नहीं करता। लेकिन शायद अतीक के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो ना बना रहा होता। जब उसने 18 वर्ष की आयु में पहला अपराध किया था, जब उसके नाम केस दर्ज हुआ था, छीना झपटी छेड़खानी तो बहुत की है उसने, लेकिन पहली बार 18 वर्ष की उम्र में जब केस दर्ज हुआ उस पर, अगर हाजी फिरोज उसको रोक लेते तो आज ये परिणति नहीं होती। एक युवा बेटे की मृत्यु पर आंसू ना बहाने पड़ते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए ये परिणति आई सामने। कौन है अतीक अहमद जो इस अपराध की पगडंडी पर होता हुआ आज हाईवे पर दौड़ रहा है? पगडंडी पर जब चलते हैं तो कम चोट लगती है, सड़क पर जब ड्राइव करते हैं तो एक्सीडेंट होता है तो थोड़ी ज़्यादा चोट लगती है। क्योंकि हाईवे पर बहुत स्पीड में चलते हैं, जब हाईवे पर एक्सीडेंट होता है तो जान भी चली जाती है, गाड़ी का भी कचरा हो जाता है। और दोस्तों, अतीक अहमद आज अपराध के हाईवे पर दौड़ रहा था, तो आप समझ सकते हैं परिणति क्या होने वाली थी। जिसको छोटे मोटे अपराध करने से शुरुआत की, जिसने अपराध की, पैसा कमाया, रंगदारी की, धीरे धीरे उसको ये लगने लगा कि पैसा पर्याप्त नहीं है, पैसे के साथ कुछ और भी होना चाहिए। क्या हो? सिक्योरिटी होनी चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूं उसमें सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस कभी भी आ जाती है। तो क्या करे सिक्योरिटी के लिए? तो उसने पहला चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत गया वो। और सामने कौन खड़ा था? चांद मियां जैसा व्यक्ति, जो अपने आप में वो भी एक हिस्ट्री शीटर था। लेकिन अतीक का एक ही सपना था कि मुझे किसी भी कीमत पर एमएलए बनना है, और उसने सारे दांव पेच अपनाए। परिणाम क्या निकला?
वो विधायक बन गया और चांद मियाँ हार गए उसके सामने। विधायक बनने के बाद क्या किया, 1 वर्ष बाद उस चांद मियाँ की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। ये एक सफ़ेद पोश का सफ़र शुरू किया इसने और अपराध को अमली जामा पहनाने लगे। जहाँ सत्ता का समर्थन मिलने लगा उसे, जहाँ पुलिस के लोग डरने लगे उससे, जहाँ सड़क बनाने वाले, नाली बनाने वाले, बिजली कंपनियाँ, अन्य कंपनियाँ, हथकरघा चलाने वाले लोग, कपड़े का उद्योग करने वाले, सारे लोग जहाँ उसको रंगदारी देने लगे, उसका आकार बढ़ने लगा, संपत्तियाँ बढ़ने लगी, उसके संगठन का स्वरूप बड़ा होने लगा। अच्छा वाला संगठन नहीं, आपराधिक संगठन। फिर अपने ज़िले से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश में उसका दखल शुरू हो गया और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे देश भर में उसका दखल शुरू हो गया। हम सब जानते हैं, एक मुस्लिम चेहरा बनकर उभरा वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और हमारे देश में एक चीज़ बहुत मशहूर है, क्या? मुसलमान के नाम पर सारे मुस्लिम समाज एक ही व्यक्ति को वोट देते हैं। ये बात सारी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं। इसीलिए अगर किसी मुस्लिम के साथ कोई समस्या होती तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं न्याय मांगने के लिए। क्यों? उनको पता है कि ये एक जगह वोट देता है और हिंदू समाज पढ़ा लिखा समाज है, अपना लाभ समझता है, सोच समझकर वोट देता है, वैचारिक दृष्टि से वोट देता है, इसलिए बंट जाता है। ये उनको पता है। इसी गंध को सूंघा अखिलेश यादव ने और उन्होंने समाजवादी पार्टी का टिकट दे करके अतीक अहमद को एमएलए बनाया। स्थिति वही है, लेकिन इस बार क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, सरकार में वो एमएलए बना, तो उसका रुतबा बढ़ गया, उसके सारे अपराध मुक्त कर दिए गए। 3 गैंगस्टर एक्ट लगे थे उस पर, वो हटा लिए गए और वो एक साफ छवि का व्यक्ति बन गया। आज भी उत्तर प्रदेश के थानों में 54 से अधिक केस आज भी चल रहे हैं उसके साथ। और अगर कुल केस की बात करें तो लगभग 102 केस हैं उस पर। केस भी कैसे हैं? हत्या, फिरौती, रंगदारी, मारपीट, जान से मारने की धमकी देना, जमीनों पर कब्जे, अपहरण, सारे आरोप हैं उस पर। और तो और अभी कल शाम को मैं समाचार देख रहा था टीवी पर, क्या बता रहे थे वो, कि जब दोनों भाइयों को एटीएस ने रिमांड पर लिया 3 दिन की, तो क्या सामने आया कि हमारे आईएसआई से संबंध हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है जो, और उसके एजेंटों के फ़ोन आते थे हमको। और ये जो विदेशी हथियार बरामद हुए ना इनके पास, 7 हथियार इनके घर से जो बरामद हुए हैं और जो दोनों असद के पास बरामद हुए हैं, वो विदेशी हथियार हैं। इन्होंने स्वीकार किया कि हम हथियार जो मंगाते थे वो पाकिस्तान से मंगाते थे, हमारे पाकिस्तान से संबंध है। ये सोचनीय विषय है बंधुओं, ये सोचनीय विषय। क्यों कह रहा हूं मैं सोचनीय है? क्योंकि कुछ लोग बिना जाने, बिना समझे, बिना विषय की तह तक गए हुए राजनीतिक कारणों से क्लीन चिट दे देते हैं। मैंने सुना अखिलेश यादव को, क्या कहा उन्होंने? फेक एनकाउंटर किया गया, इनको खाम में परेशान किया जा रहा है। अगर ये भी इतना ही व्यक्ति पाक साफ था तो आपने इसको अपनी पार्टी से क्यों हटा दिया? क्यों इसको बीएसपी का दामन थामना पड़ा अगर इतना ही पाक साफ था तो? लेकिन अखिलेश जी के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। दूसरी तरफ एक और राजनीतिक अवसरवादी असदुद्दीन ओवैसी, जैसे ही खबर आई तुरंत उसने कहा मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर ये मुस्लिम है इसी कारण से इसकी हत्या की गई है। क्यों भाई? 3 दिन पहले राणा का एनकाउंटर हुआ, वो भी तो अपराधी था, एक भी आवाज़ आई मुलायम सिंह की या ओवैसी की? लेकिन जैसे ही ये विषय चला तुरंत संविधान खतरे में आ गया, तुरंत लोकतंत्र खतरे में आ गया, तुरंत एक संप्रदाय विशेष खतरे में आ गया। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? क्या कहेंगे पाकिस्तान से संबंध पर, लश्कर तैयबा से जो संबंध है, आईएसआई से संबंध है, क्या कहेंगे इस पर ये लोग? तब इनके मुंह में दही जम जाती है, तब कोई बोलने को तैयार नहीं होता। और बोलते हैं तो एक सीधी बात कहेंगे, ये सब झूठ है, ये भाजपा का फैला हुआ प्रोपेगेंडा है, बस, और अपना पल्ला झाड़ लेंगे। लेकिन विषय बड़ा दुखद है। आखिर ऐसा होता क्यों है इस देश में? क्योंकि हम सब लोग
अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि हमको मौत का तांडव डरा देता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अतीक अहमद का केस मेरी अदालत में ना आ जाए, मेरी अदालत में आना नहीं चाहिए। 12 जजों ने मना कर दिया, 12 जजों ने। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जज को अपने परिवार की चिंता है कि काम गलत है तो फैसला मुझे इनके पक्ष में नहीं देना है, ये तय है। तो अगर मैंने इनके पक्ष में फैसला नहीं दिया तो मेरी जान को खतरा होगा, मेरे परिवार को खतरा होगा। इसलिए 12 जजों ने मना किया कि हम इनका केस नहीं सुनने वाले हैं। ये है स्थिति। तो सामान्य व्यक्ति की क्या विसात? सामान्य व्यक्ति आकर गवाही देगा? ये जो 102 केस हैं, ये वो केस हैं, ये वो हिम्मती लोग हैं जिन्होंने दर्ज कराया है। इन 12 जजों की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि 102 केस ही होंगे इनके ऊपर। आप खुद सोचिए, मैं इसमें आपको कोई दबाव नहीं देता कि 102 ही मानिए या इससे ज़्यादा मानिए, ये आप पर छोड़ता हूँ। कई बार माना एक व्यक्ति परिवार में बुरा निकल गया, मान लिया, तो वो क्या सोचता है? बाकी मेरे जो परिवार के लोग हैं वो इस राह पर नहीं जाने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या रहा? यहाँ अतीक अहमद की जो ऐश्वर्यता थी, जो सामाजिक दबदबा था, जो राजनीतिक दबदबा था, उससे परिवार की आंखें चकाचौंध होने लगी और इस रास्ते पर चल पड़ा छोटा भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, जो अशरफ के नाम से समाचार पत्रों में आ रहा है, टीवी चैनल्स पर आ रहा है। अशरफ इनका छोटा भाई है, अभी बरेली की जेल में बंद है। जैसे बड़े भाई पर 106 केस मैंने कहा रजिस्टर्ड हैं, ऐसे ही इन अशरफ पर भी 52 क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हैं, 52। और अशरफ पर जो पहला केस लगा था वो 1992 में, और हत्या का आरोपी है किसकी? जो राजू पाल की हत्या हुई उसका भी आरोपी है। आप सोचिए कि 1989 से लेकर के 2017 तक अतीक अहमद और उसके परिवार के लोग प्रयागराज से चुनाव लड़ते रहे, तो उस क्षेत्र में तो उनका राजनीतिक दबदबा था ही, इसलिए केस बहुत कम दर्ज होते थे। फिर भी 1992 में एक केस दर्ज हुआ। तो अशरफ बरेली जेल में बंद था, इसके खिलाफ आरोप कैसा लगता है? बड़ा आश्चर्य होता है कि अशरफ के ऊपर एक आरोप यह भी है कि बरेली जेल में वो दरबार लगाता था। अब दरबार किन लोगों का लगता होगा? सीधे साधे लोगों का दरबार लगता होगा। जेल में भी रंगदारी देने के लिए लोग, जो लोग नहीं दे पाते थे या जिनको तंग किया जाता था, ऐसे सारे लोग वहाँ आते थे, जेल में दरबार लगता था। ये था रुतबा। हम तो फिल्मों में देखते हैं ना कि वो किसी बाजार में आकर के गुंडा बैठ जाता है और लोग, कोई टोपी रख देता है, गुंडा सिर से टोपी उतार के रख देता है और लोग आकर के उसमें हफ्ता डाल कर जाते हैं। ये जेल में बैठ करके दरबार लगाता था। ये आरोप है उत्तर प्रदेश पुलिस का, सोचने वाला विषय है। लेकिन जब ये जेल चले गए, अतीक अहमद भी जेल चले गए, अशरफ भी जेल चले गए, तो फिर अतीक अहमद का दूसरे नंबर का बेटा मोहम्मद अली, इसके नाम से भी 6 क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हैं। इस पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया। फिर क्या काम करता था? इस पर भी जो 50,000 का इनाम रखा गया, उसका मुख्य जो मुकदमा था, दर्ज हुआ था, इसका एक रिश्तेदार था जीशान, उनसे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी इसने। रिश्तेदार से ही 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग ली और न देने की एवज में मारपीट की गई, बुरी तरह से जान से मारने की धमकी दी गई। इसके कारण से इस पर जब ये फरार हुआ तो 50,000 रुपये का इनाम रखा गया और तंग आकर के फिर इसने 2022 में सरेंडर किया। उसके बाद जेल गया। और ये यही नहीं रुका, मोहम्मद अली दूसरे नंबर का बेटा था, वो तो चला गया जेल। फिर एक इसका एक बेटा और था, मोहम्मद उमर। ये सबसे बड़ा बेटा था। मोहम्मद उमर
तो ये जो मोहम्मद उमर था, इसके पास भी 2 केस दर्ज हैं इसके ऊपर भी। और प्रमुख केस हम सबको ध्यान में है, बहुत आया था अखबारों में, टीवी। एक कारोबारी था मोहित जायसवाल, ध्यान आ गया होगा हम सबको। उसका अपहरण करके लखनऊ ले गए और उससे फिरौती की रकम मांगी गई। और लखनऊ में भी कहाँ ले गए? जेल में, वहाँ धमकी दिलवाई। ये मामला हम सबको बहुत हाईलाइट हुआ था। ये मोहम्मद उमर ने शुरू किया। जब ये सारे लोग दोनों जेल चले गए तो ये लखनऊ में बैठ करके ये फिरौती की वसूली का काम इसने संभाल लिया, मोहम्मद उमर ने। हम सब कई बार सोचते होंगे ना कि जब दोनों प्रमुख अपराधी जेल में बंद हैं तो फिर इतना बड़ा कारोबार चल कैसे रहा है? ऐसे चल रहा था, चकरा गया ना मैं था। उमेश पाल की जो हत्या हुई थी, ये एकमात्र गवाह था राजू पाल की हत्या का, बस। बाकी सब ने या तो बयान वापस ले लिए थे, गवाही वापस ली थी, या किसी ने गवाही देने से मना कर दिया। एक यही गवाह था बस। अगर ये गवाही दे देता तो उम्र कैद हो जानी थी या फांसी हो जानी थी। इसलिए तय ये किया गया कि इनकी हत्या की जाए, उमेश पाल की। बीजेपी विधायक थे और हत्या कैसे की जाए? एक डर का माहौल बनाया जाए ताकि लोग डरें। इसलिए क्या किया उन्होंने? दिन दहाड़े इनकी पत्नी ने इसमें सहयोग किया। पत्नी ने क्या कहा? देखो भाई, ऐसे नहीं मार सकते उसको। प्रतीक ने कहा क्यों? बोले उनके साथ 2-2 गनर रहते हैं। अच्छा, गनर का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या काम किया? गनर के लिए, हत्या के लिए और उमेश पाल की हत्या के लिए शार्प शूटर के अलावा एक बमबाज का भी इंतजाम किया कि वो बम मारेगा, जिसका नाम गुड्डू मुस्लिम या गुड्डू बमबाज ऐसा करके आ रहा है। उसको साथ लिया, 2 शार्प शूटर लिए और दिन दहाड़े हत्या की ताकि सामाजिक भय उत्पन्न किया जा सके। और केवल सामाजिक भय ही नहीं, सारे देश भर में एक बात ये भी फैलाई जा सके कि क्यों बोलते हो आप लोग कि यूपी में अपराध समाप्त हो गया, देखो कैसा अपराध है। बीजेपी के विधायक की जान सुरक्षित नहीं है, तुम कह रहे हो अपराध समाप्त हो गया। ये मिथक तोड़ा जा सके, इसलिए अपराध किया गया दिन दहाड़े। बीजेपी के विधायक की इसलिए हत्या की गई क्योंकि इसको तोड़ा जा सके और राजनीतिक मंचों से लोग कह सकें देखो कैसा जंगल राज चल रहा है यूपी में। आप लोग बोलते हो कि अपराध समाप्त हो गया, ये देखो क्या हो रहा है। ये एक पंथ 2 काज चल रहे थे। लेकिन जब शासन और प्रशासन सख्त होता है तो कैसा होता है? तुरंत शासन प्रशासन हरकत में आ गया और तुरंत उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। केस दर्ज हो गया, पुलिस अपराधियों के पीछे पड़ गई और इसका जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार हो गया। पुलिस ढूंढती रही, वो फरार रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस उसने पीछा नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं पीछा छोड़ा। ढूंढते रहे उसको, उस अपराधी को सूंघते रहे। और मध्य प्रदेश में जैसे ही खबर मिली कि वहां छुपा है, पकड़ने के लिए गए उसको वहां। लेकिन आनंद फानन में वो भागा। जब पुलिस ने उसको घेरा तो उसने पुलिस पर गोली चलाई, और गोली सामान्य तमंचे से नहीं चलाई, विदेशी हथियारों से उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गोली चलाई। लेकिन दुर्भाग्य था कि वो गुलाम और असद दोनों मारे गए। इस घटना के बाद अभी मैं टीवी पर आज ही देख रहा था, एक कपी कुछ करके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने क्या कहा? फेक एनकाउंटर था। क्यों था फेक? उन्होंने कारण बताया, क्योंकि वो हवाई चप्पल पहन करके भाग रहा था और उसकी मोटरसाइकिल पुरानी थी। हंसी आ रही ना आप लोगों को भी?
एक आदमी जब घिरा हो, जिसके सर पर मौत टांग रही हो, तो कहेगा नहीं भाई चप्पल पहन के नहीं भागूंगा, मैं फिनिक्स के जूते पहनूंगा, नहीं मोटरसाइकिल में नहीं भागूंगा, मेरे लिए कार मंगाई जाए तब उसमें भागूंगा। कैसी वाहियात बातें करते हैं राजनीतिक रूप से अंधे हो करके, ये समझ में आता है। लेकिन कुल मिलाकर सारा देश कौतूहल से भरा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की एटीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध का खात्मा करने में लगे हुए हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश में जाकर छुप जाए तो भी छोड़ेंगे नहीं। मेरे एक मित्र हैं, पत्रकार हैं, वो कह रहे थे कि राम सिंह जी ऐसा लग रहा है जैसे अब उत्तर प्रदेश की एटीएस और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है मोसाद को भी पीछे छोड़ देगी। इसी कड़ी में शाइस्ता परवीन, इनका भी बड़ा नाम आ रहा था समाचार पत्रों में। कौन है मोहतरमा? आप हैं अतीक अहमद की पत्नी। महिला हैं तो अपराध से उनका नाता नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। और इन्होंने अपना अपराध बचाने के लिए संपर्क किया ओवैसी साहब से, संपर्क किया मायावती से, बीएसपी ज्वाइन करनी चाहिए, ओवैसी की पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन लाभ नहीं मिल पाया कुछ भी। शाइस्ता परवीन के खिलाफ 4 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। शाइस्ता परवीन का निकाह 1996 में अतीक अहमद के साथ हुआ। तब से लेकर के इनके साथ वो हर सफ़र में साथ रही। हर अपराध को छिपाने में, हर अपराध से दो चार होने में, सब में शामिल रही, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश ने इनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, उसमें शाइस्ता परवीन जो है, इन्होंने सबूतों से छेड़छाड़, योजना उमेश पाल की हत्या वाली, जानकारी देना कि उनके पास क्या क्या है, कैसा कैसा अमला है उनके पास, कहाँ जाने वाले हैं वो, उसकी जानकारी, सबूतों को छुपाना, हथियार जो 7 हथियार बरामद हुए हैं उनको छुपाना, ऐसे कई सारे क्रिमिनल केस दर्ज हैं उनके ऊपर। और आज भी वो भागती फिर रही हैं, फरार हैं। कब तक बचेंगी? जैसे असद फरार था, अगर अपने आप को वो कोर्ट में सरेंडर कर देता तो शायद बच जाता। जैसे उसका बेटा बचा था मोहम्मद अली, अभी जेल में है, लेकिन उसने अपने आप को सरेंडर नहीं किया और भागता रहा। बाद में पुलिस पर गोली चलाई तो कार्रवाई होने पर उसकी मौत हुई। और शाइस्ता खां की कोई भी तस्वीर इस समय दिल्ली यूपी पुलिस के पास नहीं है। अगर होती तो शायद अखबारों में, समाचार पत्रों में छाप दिया गया होता। ऐसा उत्तर प्रदेश की पुलिस का कहना है। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि देखो जी, असद ने तो अभी 12वीं पास की थी जी, अभी तो वो विदेश में पढ़ने जाने वाला था जी, इन्होंने उसकी हत्या कर दी। अरे कोर्ट में केस चलता, जो सजा देता संविधान के हिसाब से सजा होती। बड़ा अजीब सा नहीं लगता आप लोगों को? अपराध या अपराधी की उम्र होती है क्या? और कल्पना कैसी? जब एक व्यक्ति हत्या करता है किसी की और जब वो फरार होता है तो पुलिस को चाहिए होता है कि देखो जी, आपने पुलिस वालों की हत्या की है, कोई बात नहीं, आपने एक एमएलए की हत्या की, कोई बात नहीं, हम आपके पास आ रहे हैं, आपको फूलों की माला पहनाएंगे, आप हमारे साथ आइए, आप कोर्ट चलिए, हम आपको कोर्ट ले चलेंगे, कोर्ट में आपके खिलाफ जो है सज़ा मुकर्रर होगी, आप हमको मत मारिए, हम आपको नहीं मारेंगे, आप चलिए। ऐसा व्यवहार करना चाहिए। हंसी आती है कई बार, लेकिन उनका भी अपना एक लाभ है। वो लोग भी लाभ के चलते ऐसा कह रहे हैं। उनकी राजनीतिक मजबूरी समझी जा सकती है। आप लोग भी समझ रहे होंगे उनकी राजनीतिक मजबूरी, मैं भी समझ रहा हूँ।
इस अपराध के साम्राज्य का एक सदस्य है आयशा नूरी। इसके बारे में आप लोगों ने कम सुना होगा, लेकिन कम इसीलिए सुना होगा क्योंकि ये शांत मोहरा है, छुपा हुआ मोहरा है, हिडन मेंबर्स इसको बोलते हैं। आयशा नूरी कौन है ये उस अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह की बहन है जो मेरठ में रहती है अपने पति के साथ। इसकी एक बेटी है उनाजिला, ये उसके साथ रहती है। इसका जो पति है अखलाक, वो गिरफ्तार हो गया है। इस पर भी केस दर्ज हुआ है। जो शूटर थे उनको इसने पनाह दी, आर्थिक मदद की और भगाने में, उत्तर प्रदेश से भगाने में इसने मदद की। मूल रूप से पति पत्नी पर इसी बात का आरोप है और इससे पहले भी जो हत्याएं होती रही हैं उनमें शूटरों के छिपाने का सबसे अच्छा साधन था ये। प्रयागराज में, गाजीपुर में, बलिया में, मऊ में तय हो और वो शूटर जो है यहाँ आकर के छुप जाए। मेरठ में पुलिस उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश में ढूंढती रहे। ये अपराध का एक अड्डा था। ऐसे ही जैनब फातिमा अशरफ की पत्नी, या यूं कह लो ये 8वें नंबर की सदस्य थी। इस पर भी केस दर्ज है। हत्या की साजिश रचने, तथ्यों को छुपाने, पुलिस को मिसगाइड करना, खबरें इकट्ठी करना, ऐसे कई सारे आरोप हैं इस पर। यानी पूरा परिवार एक अपराध का साम्राज्य चला रहा था। परिवार के 2 सबसे छोटे सदस्य, यानी अतीक अहमद के 5 बेटों में 2 सबसे छोटे बेटे, 3 का मैंने जिक्र कर दिया आपको। 2 बच्चे और नाबालिग हैं अभी, मोहम्मद अहजम और मोहम्मद आबान। इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी वो बाल सुधार गृह में है, पुलिस की निगरानी में है, क्योंकि भाई फरार, चाचा फरार, माँ फरार, पिता जेल में, तो रहें कहाँ वो। इसलिए पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। कैसा दृश्य होगा वो, मैं सोचता हूं कई बार कि 2005 में मुलायम की सरकार ने जब राजू पाल की हत्या की गई, 25 जनवरी 2005, 2004 में प्रयागराज पश्चिम में अशरफ को हरा करके राजू पाल को विधायक बना दिया। अब जनता है, जनता जिस मर्जी को विधायक बना दे। उस समय ये होने लगा था कि अशरफ, अतीक का भाई अशरफ हार गया, मतलब उसका डर खत्म हो गया, उसका टेरर खत्म हो गया। अब क्या होगा, हाथ पैर फूलने लगे इनके। तो जनता में खौफ का माहौल नहीं है, ऐसा लगने लगा इनको। इस खौफ को बनाए रखने के लिए, और ये खौफ बना रहता तो कैसा रहता है, खौफ बना है तो कोई गवाही नहीं देगा किसी केस में, चाहे कितनी भी हत्या कर लो, कितने भी लूटपाट कर लो, खौफ बना रहेगा जान का, तो आप जैसा कहोगे लोग वैसा करते रहेंगे। तो ये खौफ दोबारा बने कैसे, उस खौफ को बनाने का परिणाम था राजू पाल। दृश्य कैसा था, वो अस्पताल से आ रहा था वापस,
शार्प शूटरों ने प्रयागराज में एक नेहरू पार्क है, उस नेहरू पार्क में सुलेम सराय के पास एक जगह सुलेम सराय, वहाँ के नेहरू पार्क में वहाँ उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई उन पर और उसकी कार में ही उसकी हत्या कर दी। दिन दहाड़े ये हत्या इसलिए की गई ताकि जनता के मन में ये बिठाया जा सके कि तुमने जिसको जिताया है ना वही सुरक्षित नहीं है तो तुम कहां से सुरक्षित रहोगे, और ये उसमें सफल हो गए। वो टेरर वास्तव में दोबारा जनता के मन में बैठ गया। ऊपर करना थोड़ा सा। वो टेरर दुनिया के मन में पहुंच गया, लेकिन 2007 में मायावती की सरकार आ गई। 2007 में मायावती ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया, लेकिन केस दर्ज हुआ, केस चलना शुरू हुआ, तारीखें पढ़नी शुरू हो गई, पुलिस की जांच शुरू हो गई, कुछ गवाह मिले, कुछ नहीं मिले, कुछ ने बयान बदले। अंत में एक गवाह बचा और वो था उमेश पाल। और इनको ये लगता था कि क्योंकि ये एमएलए है इसलिए डराया नहीं जा सकता इसको, और डराया इसलिए भी नहीं जा सकता क्योंकि अब योगी सरकार का एमएलए है। तो इन्होंने अपना टेरर दोबारा बनाने के लिए फरवरी 2023 में दिन दहाड़े इसकी भी हत्या कर दी अपने शार्प शूटरों को भेजकर। लेकिन तब में और अब में एक अंतर था। कैसा अंतर था? तब अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकारें थी। तब यह कहा जाता था, अगर कोई बलात्कार का केस होता था, कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तब यह कहा जाता था कि जो आतंकवादी घटनाएं हुई है ना, ये बच्चे जो हैं इनसे गलती से हो गई हैं। ये जो बम विस्फोट और हत्याएं हुई है ना, ये गलती से हो गई हैं, इनको माफ कर दो। वो तो भला हो हमारे देश की कोर्ट का, जिन्होंने अखिलेश सरकार पर फटकार लगाई थी और ये कहा था कि तुम कैसे मना कर सकते हो, तुम कैसे किसी के अपराध को माफ़ कर सकते हो, नहीं तो ये न जाने कितने अपराधियों से रासुका हटा लेते, कितने अपराधियों को जेल से छुड़वा देते, कितने आतंकवादियों को बेकसूर साबित कर देते। लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका ने उस समय भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी संगठन, किसी भी राष्ट्र की जो नींव है, जो मजबूती की नींव है, वो क्या है? वो है उसका अर्थ, वो है उसकी आर्थिक शक्ति। अमेरिका को हम बड़ा मजबूत कहते हैं, वो इसलिए कि वो आर्थिक शक्ति है। चीन को हम बहुत मजबूत कहते हैं क्योंकि वो आर्थिक शक्ति है। भारत उस राह पर चल पड़ा है। आज विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में हमको जाना जाता है। तो जैसे जैसे हमारी आर्थिक शक्ति बढ़ी है, वैसे वैसे दुनिया में रुतबा बढ़ा है हमारा। लोग हमारे प्रभाव को महसूस करने लगे हैं। दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री भारत इसलिए आते हैं कि हमारी बात मान ले। भारत मान लेगा तो हमको लाभ हो जाएगा, क्योंकि भारत का आर्थिक तंत्र मजबूत हो रहा है। ऐसे ही ये जो अपराध जगत है ना, इसका भी आर्थिक तंत्र होता है। आर्थिक तंत्र जितना मजबूत होगा, ये अपराध तंत्र उतना ही प्रभावी होगा। तो जांच एजेंसियों ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये मिलकर के तय किया कि इनका आर्थिक तंत्र समाप्त होना चाहिए।
अगर आर्थिक तंत्र समाप्त होगा तब हम इन पर विजय पा सकते हैं, तब प्रदेश का अपराध समाप्त कर सकते हैं। समाप्त न भी हो, इनकी ताकत की कमजोरी को निचले स्तर पर लाया जा सकता है अर्थ पर प्रहार करके। और मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अर्थतंत्र पर प्रहार किया। उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। राज्य सरकार ने माफिया पर नकेल कसने के लिए बहुत कड़े कदम उठाए। ये जो अतीक अहमद है और इनके साथी जो हैं, इनकी जो काली कमाई का साम्राज्य था, उस पर 1200 करोड़, दोबारा दोहरा रहा हूं, 1200 करोड़ रुपए इसकी चपत लगा दी उनको। एक तरह से तहस नहस कर डाला है। इसलिए जो उसके गुर्गे थे अतीक अहमद के, उनको अवैध ठेके, टेंडर, इनका धंधा बंद करना पड़ा। मजबूर हो गए वो इस बात के लिए। नहीं तो इनके क्षेत्र में बिना इनकी अनुमति के कोई ठेके, टेंडर नहीं पास होते थे। इनको हफ्ता देना पड़ता था, इनको हिस्सा देना पड़ता है इनका। उसको ये बोलते थे हमारा कट देना पड़ता था इनको। क्षेत्र में सड़क बनानी है, पुल बनाना है, नालियां बनानी है, भवन बनाने हैं, इनको उसका टैक्स देना पड़ता था। चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, इससे इनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनका हिस्सा चाहिए, नहीं तो काम नहीं बन सकता। अपहरण हो जाता था अधिकारियों का, बीवी बच्चों को जान से मारने की धमकी मिलती थी। कुछ आर्थिक चोट, उसके कुछ दस्तावेज सामने आए हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूं। चकिया में अतीक का जो पुश्तैनी मकान था, 40 करोड़ की लागत थी उसकी। 12 करोड़ रुपए का करबला में दफ्तर था, ये गिरा दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। जिसको विपक्षी लोग कह रहे थे ये गलत हो रहा है, ये बुलडोजर संस्कृति नहीं चलनी चाहिए, लेकिन प्रदेश की सरकार पर इसका असर नहीं हुआ कोई, वो यहां रुके नहीं। फिर उन्होंने क्या काम किया, 30 करोड़ की जमीन जो है अंदावा में थी, उसको इन्होंने कब्जे में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। 80 करोड़ रुपए की कोल्ड स्टोरेज थी, उसको गिरा दिया। मैं ये वो स्थान बता रहा हूं, ये वो जगह बता रहा हूं जहां से इनको बूस्ट मिलता था, ताकत मिलती, इनका पैसा 2 नंबर का नहीं, 1 नंबर का पैसा आ रहा था कोल्ड स्टोरेज से। 100 करोड़ रुपए की कीमत का जमीन का भूखंड था लूकरगंज में, वो इनके माफियाओं से मुक्त कराई गई। 28 से 35 करोड़ रुपए की जमीन जो सिविल लाइंस के एमजी मार्ग पर थी, नवाब यूसुफ रोड पर, वो जब्त की। 12 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की जमीन अतीक के गुर्गे जो थे, कौन, मोहम्मद असाद, उससे मुक्त कराई। 18 करोड़ रुपए का होटल जो है वो गिराया, वो किसके नाम से था, उसका साढ़ू है इमरान जई, उसके नाम पर था, वो गिराया, जमीन दोज कर दिया। 50 करोड़ का जो मकान था जैद का था, वो, ये जैद कौन है, अतीक के छोटे भाई अशरफ का साला है ये, उसका 50 करोड़ का मकान था समझ के। शिवकुटी में उनका भतीजा था
10 करोड़ रुपए की अधिक संपत्ति उसके कब्जे से मुक्त की है। चकिया में अतीक का एक करीबी था जफर अहमद, लगभग 4 करोड़ रुपए का उसका मकान था, वो ढाया। एक इनके गिरोह को कारतूस सप्लाई करता था, जिसे कारतूस खरीदा करते थे, उसका नाम था सफदर। लगभग 3 करोड़ रुपए की कीमत का उसका भी मकान इन्होंने ढाया। मतलब जो कारतूस तक सप्लाई करता था वो भी इस चेन में शामिल था, वहां तक गई सरकार। इनसे संबंध रखने वाले माशूक प्रधान थे, 20 करोड़ की कीमत का उनका मकान था, वो ढाया। मेहंदौरी में अतीक के शूटर थे गुलाब, 2 करोड़ रुपए की कीमत का उसका मकान था, इसकी संपत्ति भी कुर्क की। और इनके जो शूटर थे कम्मो, जाबिर, आबिद प्रधान, जुल्फिकार और तोता, इनके समेत अन्य और भी बहुत सारे लोग थे जिनके मकानों को ध्वस्त किया गया, ज़मीनें जब्त की गई और कुर्क की गई ज़मीन। और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो ईडी है उन्होंने भी करोड़ों रुपए की संपत्ति और बैंक खातों को अटैच किया है। इतना होने के बाद वो व्यक्ति जो अपने आप को कहता था कि मुझे कोई हाथ लगा कर तो देखे, जलजला आ जाएगा उत्तर प्रदेश में, यह इलाहाबाद जल उठेगा। आपने भी टीवी पर देखा होगा, वही व्यक्ति आंसू बहा रहा है और गिड़गिड़ा रहा है। क्या कह रहा है? मुझे बर्बाद कर दिया गया, इस प्रशासन ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा परिवार तहस नहस कर दिया और मुझे अभी भी रगड़े जा रहे हैं, मुझे बख्श दो। ऐसी ही स्थिति उस व्यक्ति के सामने अब से पहले सैकड़ों लोग कर चुके हैं, हाथ जोड़ चुके हैं, बख्श दो, जान बख्श दो, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, ऐसे ना जाने कितनी बार गिड़गिड़ा चुके हैं। लेकिन इसका कलेजा टस से मस नहीं हुआ कभी। इसने जो कह दिया वो होना ही चाहिए। लेकिन आज जब अपने पर पड़ी है तो इसको गिड़गिड़ाना, इसको जान की भीख मांगना, इसको परिवार के लिए जीना, ये सब याद आ रहा है। आज मैं उत्तर प्रदेश के तमाम उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं, अपराध छोड़कर सामाजिक जीवन जीना शुरू कर दीजिए, अन्यथा ये हश्र कभी ना कभी आपके जीवन में भी आएगा। आज उत्तर प्रदेश में व्यापार के नए अवसर मिल रहे हैं, नई नई कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। अयोध्या इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप हो रहा है, काशी डेवलप हुआ है, जेवर डेवलप हो रहा है, लखनऊ डेवलप हो रहा है। आप सीधे कामों से परिवार का पालन पोषण शुरू करें, अपना जीवन ठीक रास्ते पर लाएं, नहीं तो आबिद जैसे एनकाउंटर हमको देखने, सुनने और पढ़ने को मिलते रहेंगे। फिर मिलूंगा अगले किसी एपिसोड में, अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।
परिवार और बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।